हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो और सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, नाउ आज जो मेरे को आज दिखाना है चैप्टर फिफ्थ में हमने सारे कंसेप्ट जो थे वो फिनिश किए हैं। जो बुक्स में मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो बाकी है वो हमें करनी बाकी है, लेकिन इन बिटवीन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एवरी ईयर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें जो बुक्स है उसके अलावा थोड़ा एडिशनल भी हमें जस्ट समझना होगा। दैट मीन्स नई चीज नहीं है, लेकिन जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको जस्ट मॉडिफाई करके कि उसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है और एक आध दो चीजें मुझे ऐड करनी है। ओके, सो वो चीजें मुझे आपको दिखानी है। जैसे मैंने आपको यस रेगुलर स्टडीज में आपको एक यूलर्स फॉर्मूला मैंने बोला था, यस उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और उसके इस्तेमाल से किस तरह से जो एग्जाम्पल्स है वो सिंपल हो जाते हैं और इजीली हम कर पाएंगे, वो चीज देखेंगे। उसके बाद डी मोरिस थ्योरम मुझे दिखाना है, उसका यूज क्या है। यस, ये एड ऑन है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर स्कूल सिलेबस या बुक सिलेबस, बट इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीजें, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख ले रहा हूँ और ये इसलिए मैं यहाँ पे बीच में दिखा रहा हूँ क्योंकि एक कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे जो मिसलेनियस में अगर इस तरीके से करेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजियर। बुक में जो तरीका है वो थोड़ा मीन्स अलग तरीके से, बट ये चीज हमें पता होगी तो ये चीज हम बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो यस यहाँ पे इसीलिए आज मैं इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ JEE एड ऑन। ओके, यस अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट्स एन एडिशनल थिंग। यस JEE के पॉइंट से लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, ना यहाँ पे JEE एड ऑन में जो मुझे ऐड करना है एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारा पोलर फॉर्म था ना, पोलर फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते थे वो चीजें थी। ओके, तो यहाँ पे वही चीजें मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्चुअली यूलर फॉर्मूला से, और उसका इस्तेमाल करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के जो मुझे जो पोलर फॉर्म्स फाइंड करने वो कितने इजीली हम फाइंड कर पाएंगे वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस IY, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पोलर फॉर्म हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा। ओके, या वेयर r इज नथिंग बट इसका पोलर फॉर्म है मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square, and theta is called argument of z। और उसको फाइंड करने के लिए I am using this concept tan theta is equals to mod y by x। यस फीस कौन से क्वाड्रेंट में है? यस यहाँ पे एक्चुअली tan theta is equals to not mod इस y by x ही होगा। फिर जो मैंने जो कंसेप्ट आपको दिखाया है क्वाड्रेंट के हिसाब से उसमें tan phi mod y by x लेके फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में जो आर्ग्यूमेंट जिस क्वार्टर में होगा उस हिसाब से फाइनल हम थीटा लिखते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे ये जो चीज है ये मेरे को यहाँ पे ये कंसंट्रेट करना है। ओके, नाउ हियर यस ये cos थीटा प्लस I sin थीटा that we can write like this e raised to I theta। ओके, नाउ यहाँ पे e raised to I theta, या इसका मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह पे मैं e raised to I theta लिख रहा हूँ। इससे उल्टा भी लिख सकता हूँ e raised to I theta इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसका मतलब इसके ऊपर से अगर e raised to माइनस I थीटा तो इट्स नथिंग बट यहाँ पे कंपेयर करोगे आप थीटा की जगह पे माइनस थीटा है तो ये होगा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस I ऑफ minus theta. Now we know that
cos of minus theta is equals to cos theta, तो ये सिंपली cos theta and sin of minus theta minus sin theta minus I sin theta. यस, इस तरह से इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं है. यस, तो यहां पे ये चीज होगी, तो दैट मीन्स अगर R इज इक्वल्स टू यस Z इज इक्वल्स टू R cos थीटा प्लस I sin, एंड लाइकवाइज अगर e रेज टू I 2 थीटा है तो वो होगा cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा. यस, जो भी I के साथ एंगल जुड़ेगा वो यहाँ पे हम सिंपली इसको एक्सप्रेस करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R इंटू E I थीटा. ओके, जहां पे थीटा रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट एंड R रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलस, वेयर R इज इक्वल टू मॉड्यूलस दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square and theta is argument of z. Okay, yes, यहाँ पे ये और एक तरीका r into e raised to I theta. Now, अब इसका इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स करने हैं. तो किस तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ओके, तो उसको किस तरह से किया जाएगा. तो यहाँ पे यस, लेट Z1 and Z2 be two complex number with modulus R1 and R2 respectively, and their arguments be theta 1 and theta 2 respectively. ओके, यहाँ पे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. यस, Z1 एंड Z2. Z1 का जो मॉड्यूलस है वो R1 है, यस, जो हमने R लिया है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 1 है. और Z2 जो है, Z2 उसका मॉड्यूलस R2 है और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 2 है. ओके, नाउ तो अब मेरे को Z1 इंटू Z2 इसको मुझे यस पोलर फॉर्म में लिखना है. तो यस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत, दोनों का सेम डिफरेंटली मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करो. तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं उसको R1 इंटू ई रेज टू I थीटा 1, बिकॉज Z1 का जो मॉड्यूलस है वो R1 है और उसका आर्ग्यूमेंट है थीटा 1, और Z2 उसका R2 ई रेज टू I थीटा 2. सो यस, यहाँ पे R1 इंटू R2 ई रेज टू, यस, बेस सेम है तो यस उनके पावर का एडिशन. तो यस, R1 R2 ई रेज टू I थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो हियर R1 इंटू R2 इसकी जगह पे आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है. ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का. यस, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये दोनों चीजों में एक पहले दिखा देता हूं क्या है इलस्ट्रेशन. ओके, ये एक चीज हो गई Z1 इंटू Z2. इट इज नथिंग बट उनका अगर मुझे पोलर फॉर्म लिखना है तो इन दोनों के मॉड्यूलस इनका, यानी इन दोनों के मॉड्यूलस का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स इन दोनों के इंडिविजुअल जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसका एडिशन. आर्ग्यूमेंट का एडिशन होगा और मॉड्यूलस का मल्टीप्लीकेशन होगा, और नया मुझे यस Z1 इंटू Z2 का जो पोलर फॉर्म है वो मुझे मिलेगा. ठीक है ना. इसी तरह से आप डिवीजन, तो यस मैं जस्ट पहले ये दिखा रहा हूं और इसके ऊपर से एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको जस्ट बहुत क्लियर तरीके से ये पता चलेगा. एंड Z1 बाय Z2, यस सेम है. यहाँ पे Z1 उसका R1 ई रेज टू I थीटा 1, यस इसका R2 इंटू ई रेज टू I थीटा 2
तो यस मुझे मिलेगा R1 बाय R2, यस दोनों के पावर सेम है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर e रेज टू I थीटा 1 माइनस I थीटा 2, दैट इज R1 बाय R2 e रेज टू I थीटा 1 माइनस थीटा 2, सो R1 बाय R2 इसकी जगह पे आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो ये चीजें हमें समझनी है। तो अभी तक हमने जो भी पोलर फॉर्म्स में किए वो सारे हमने स्ट्रेट सिंगल थे, मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं था, स्ट्रेट था, या एट द मोस्ट उसका इनवर्स था, वन अपन था, उसको हम कॉन्जुगेट करके सिंप्लीफाई करके किया। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का हमने फाइंड नहीं किया, उनके डिवीजन का हमने फाइंड नहीं किया। तो यस ये तरीका, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा उसका यूलर फॉर्म, दैट मीन्स अगर पोलर फॉर्म आपको एक्सप्रेस करना है तो ये तरीका है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल्स का मल्टीप्लिकेशन वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस बनेगा, और इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का एडिशन वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट बनेगा। और सेम में इसके ऊपर से हम नॉट भी लिखने वाले हैं, ओके। और उसी तरह से Z1 बाय Z2, तो यस उनका मॉड्यूलस Z1 बाय Z2 का मॉड्यूलस, तो Z1 एंड Z2 के मॉड्यूलस का डिवीजन, और जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह से ये चीज होगी। जस्ट लिख लीजिए, मैं इसके ऊपर से आपको यस एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं, और इसके बाद में एक नोट इसके बाद ऐड कर रहा हूं। यस जो मैंने नोट जैसे आगे दिखाया उसके ऊपर से एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। Let Z1 is equals to 1 minus I and Z2 is equals to 1 plus I root 3। ओके यस ये दो चीज में लिख रहा हूं। नाउ इसमें फर्स्ट मुझे Z1 into Z2, okay, that means 1 minus I into 1 plus I root 3। इनका मुझे पोलर फॉर्म फाइंड करना है, या तो इसका आर्ग्यूमेंट मुझे फाइंड करना है, ओके, या मॉड्यूलस फाइंड करना है, कोई भी वॉट एवर मे बी देयर इज, कोई भी चीज हो सकती है, ओके। तो यस यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे Z1 है, ओके, Z1 दैट इज 1 माइनस I। तो फर्स्ट इसका मॉड्यूलस हम फाइंड करेंगे, यस यहाँ पे मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो यस इसको आप बोल दो पहले तो x1 प्लस I y1 बोल दो, ओके। नाउ यहाँ पे x1 1 y1 माइनस 1, दैट मीन्स x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। सो यस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहले tan phi इज इक्वल टू y बाय x, उसके ऊपर से phi, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस phi। यस यहाँ पे ये चीज, यस हर एक चीज में हम लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो यस इट्स इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। और ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ओके। यस इंडिकेटिव है ये चीजें। इसका मॉड्यूलस दैट मींस उसको हम अगर बोलेंगे R1, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। नाउ tan phi is equals to more y1 by x1, okay, more y1 is equals to minus 1 and 1, that is the 1, so tan phi is equals to 1, that is equals to tan pi by 4, therefore pi is equals to, sorry, phi is equals to pi by 4। यस यहाँ पे 5 1 लिखते हैं, सॉरी यहाँ के दो नंबर्स है ना, 5 1 है, तो 5 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यस यहाँ पे पॉइंट इज
in fourth quadrant. Therefore, theta 1 is equals to minus pi 1. Okay, that is minus pi by 4. Therefore, हम Z1 को लिख सकते हैं अब पोलर फॉर्म में. ये मेरे पास आ गए R1 that is √2 into minus I pi by 4. That's it. Okay, ये हमारा यूलर फॉर्म आया. Okay, similarly Z2. Okay, Z2 में मेरे पास है 1 plus I √3. Here, जैसे इसको आप x2 plus I y2 बोलिए. इस कंपेयर करोगे x2 इज पॉजिटिव एंड y2 इज पॉजिटिव. x एंड y बोथ पॉजिटिव. दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये साइड में आप ये फिगर लिखिए. p फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. यस, ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनेगा. ठीक है. यस, तो इसके ऊपर से इसका मॉड्यूलस दैट इज R2 इज इक्वल्स टू Z2. मॉड्यूलस ऑफ Z2 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. ओके, दैट इज 4 का √2. सो R2 इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा. एंड tan phi 2 is equals to modulus of y2 by x2, that is √3 by 1 is equals to √3. Therefore, tan phi 2 is equals to √3. Yes, phi की कौन सी वैल्यू के लिए tan phi √3 होगा? So it's a pi by 3. So yes, tan pi by 3. So pi 2 is equals to pi by 3. Now, point is in first quadrant. Just now, अब ये चीजें आप समझ सकते हो. हर एक चीज सर को लिखने की जरूरत नहीं है. सर ने आगे ये चीजें बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है. ठीक है. तो जस्ट यहाँ पे देयरफॉर इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा 2 इज इक्वल्स टू phi 2. ओके, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो पाई माइनस फाइव, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो माइनस पाई प्लस 5. इसमें से कोई भी एक चीज आ सकती थी. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो phi 2 है वही थीटा 2 होगा. सो इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3. Therefore, Z2 is equals to R2. R2 की वैल्यू मेरे पास है 2 into just argument I by 3. ओके, यस. यहाँ पे ये भी चीज आपको लिखनी है ना, तो पहले नोटेशन में लिखो तो आपको ये थोड़ा अच्छे से लगेगा. R2 into e raised to I theta 2, और यहाँ पे ये R1 into e raised to I theta 1. यहाँ पे R2 इज इक्वल टू मेरे पास 2 मिला, e raised to I पाई 3 पाई बाय 3. ये हमारे पास मिल गया Z1 and Z2. Therefore, Z1 into Z2 is equals to √2 e raised to minus I pi by 4, और ये 2 e raised to I pi by 3. जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 √2 e raised to I pi by 3 minus pi by 4. 2 √2 e raised to I is 12 LCM. 4 pi minus 3 pi. So 2 √2 e raised to I pi by 12. So 2 √2 cos pi by 12 plus I sin pi by 12. ये इसका आंसर इस तरह से आएगा. यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद करोगे, लेकिन वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज पाई बाय 12 यानी कि 15 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. यस, अभी तक के जो एग्जाम्पल थे उसमें जो हम फाइंड करते थे tan phi इज इक्वल टू y by x, तो वो जो भी वैल्यूज आ रही थी वो स्टैंडर्ड एंगल के लिए आ रही थी, या तो 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 या पाई बाय 2 के लिए आ रही थी. बट हियर इन दिस केस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो
आर्ग्यूमेंट है वो π/12। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके भी डायरेक्ट हमने आगे तरीका जो किया था उस हिसाब से करने जाओगे तो यस π/12 यानी कि 15 डिग्री 10-15 डिग्री की अगर वैल्यू आपको याद है तो ही वो आप कर पाओगे, अदरवाइज वो चीज कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो दैट इज वाई ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट इस तरह से यूलर के फॉर्म में से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन का हम फाइंड कर सकते हो। सेम में अगर मुझे Z1/Z2 तो यस ये दो चीजें मुझे मिल गई है, जस्ट 1 and 2, तो डायरेक्ट इसका आंसर भी वही आ जाएगा। जस्ट उसका सेकंड Z1/Z2 ये चीज मुझे फाइंड करनी है, तो यस Z1 दैट मीन्स R1 e⁻⁴1 अपन R2 e⁻⁴2। तो यस यहाँ पे R1 दैट इज √2 e⁻⁴ और ये चीज है मेरे पास 2e I π/3। यस √2/2 है तो यस ये हो जाएगा 1/√2 यस e⁻⁻I π/4 plus π/3। Okay, so in this case it will be 7π/12। so इसका आंसर जो अल्टीमेटली आएगा 1/√2 e⁻⁻I 7π/12 और उसके बाद आप इस तरह से cos -7π/12 plus I sin -7π/12 that means cos 7π/12 plus minus I sin 7π/12 वो चीज आप लिख सकते हो, तो उस तरह से आंसर उसका फाइंड कर सकते हो। सो इस तरह से यस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे उसको पोलर फॉर्म में लाना है, दैट इज दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा दोनों चीजें मिल जाएगी। एक बार आपको ये R1 e⁻⁴1 एंड R2 e⁻⁴2 ये फॉर्म मिल जाते हैं, देन इट इज क्वाइट सिंपलर, बहुत इजीली ये तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू शो। इसमें और एक चीज, ये चीजें देखेंगे तो और एक चीज आप समझ पाओगे। अगर Z1 और Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो उनका जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट ऐड होता है। यहाँ पे -π/3 और +π/3 ओके, आर्गुमेंट ऐड होता है। और डिवीजन होगा तो आर्गुमेंट का सब्सट्रैक्शन होगा। ओके, इसके ऊपर से मुझे एक आपको नोट लिखानी है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ये यूलर फॉर्म क्या है, यूलर का इस्तेमाल कैसे करना है। यस, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिखते हो तो उसका बहुत इजीली आप कर पाओगे। ओके, जैसे यहाँ पे सर ने कुछ स्टेप्स भी लिखे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यस, आप ये नंबर ऑब्जर्व करके आपको पता चल सकता है कि इसका जो मॉड्यूलस है वो √2 है, इस 10/5 वो 1 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यस आर्ग्यूमेंट -π/4 होगा। ये चीज आप कर सकते हो और यस थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ जो उसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट है उससे आपको अवेयर होना है। कुछ मेंटली आप कर भी सकते हो। यस, यहाँ पे इसको दोनों का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट दैट इज 2 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 10/5 यहाँ पे मुझे π/3 मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तब θ = 5 दैट इज π/3। तो आप इसका डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो, ये होगा √2 e⁻⁻4 और ये 2 e⁻⁵3 e⁻⁻3। यस, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन आप करें, थोड़ा स्पीड अप आप कर सकते हो। ओके, जब आपको एमसीक्यूज करने रहेंगे तो उसमें आपको स्टेप्स लिखाने हैं, स्टेप्स लिखाने वहां पे ये लिखना जरूरी है। मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तो वहां पे ये सारी चीजें जरूरी है। अदरवाइज नेक्स्ट आप लेवल पे इस तरह से जा सकते हो, इस डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट ये चीज अप्लाई हम कर सकते हैं। यस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल और इस तरह से एक एग्जांपल दिखा के फिर मैं नोट लिख रहा हूँ। ओके, सो ये आप लिख लीजिए, मैं एक एग्जांपल दिखा के फिर नोट लिख रहा हूँ। यस, यहाँ पे हम डायरेक्टली किस तरह से कर पाएंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट
z1 इज इक्वल्स टू यस माइनस √3 माइनस i एंड z2 इज इक्वल्स टू यस 1 minus I √3. No problem. Okay, so these are the things. Yes, 1 minus I √3 और ये √3 minus I ये चीज हो गया. तो यस अब इसके ऊपर से z1 इसका मॉड्यूलस क्या होगा √3 + 1 दैट इज ये 2 हो गया. यस बोथ आर negative that means both are negative that means जो आर्ग्यूमेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है. तो यस मेरे को -π + 5 फॉर्म आना चाहिए. tan phi फाइंड करेंगे 1/√3 दैट इज मुझे मिल रहा है ये π/6. तो ये होगा e⁻⁻⁻⁻, यहाँ पे -π + π/6. ओके, इस तरह से ये होगा. तो यस इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2e⁻⁻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 ⁻
उसी तरह से Z2 यस सेम है, नंबर अल्टरनेट हुए 1√3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज होगा 2 e रेज टू x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट मीन्स कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि थीटा इज इक्वल टू -5, यहाँ पे tan phi फाइंड करना है तो यस √3/1 दैट इज π/3, तो यस e रेज टू I -π/3। यस आप मैं तरीका दिखा रहा हूं कि आप डायरेक्टली भी ये चीजें लिख सकते हो। ओके, सो ये होगा 2e रेज टू -I π/3। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें होनी चाहिए। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे ये चीज आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे Z1 इंटू Z2, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीजें 2 इंटू 2 4 e रेज टू -I, ये होगा 5π/6 प्लस π/3, ये चीज मुझे मिलेगी यस 4 e रेज टू -I, यस यहाँ पे 6 LCM 5π प्लस यहाँ पे 2 दैट इज 2π 4 e रेज टू -I 7π/6, और यहाँ पे और एक चीज ये आएगी, आर्ग्यूमेंट शुड बी -π to π, जो हमने कंडीशन रखी है, लेकिन यहाँ पे वो -π to π आ रहा है आर्ग्यूमेंट तो नहीं आ रहा है। ओके, सो 7π/6 वो बड़ा हो रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो मैं चीज आपको दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे 4 Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 4, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा cos, आर्ग्यूमेंट -7π/6 cos -7π/6 प्लस I sin 7π/6, ये चीज रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज मुझे है -7π/6, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यस आर्गुमेंट यहाँ पे आ रहा है -7π/6, सो यहाँ पे आर्गुमेंट होना चाहिए तो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये चीज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 2π मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट 2π ऐड करूंगा तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, Z1 Z2 लिखा, यस इसीलिए मैंने एग्जांपल भी लिया है ये Z1, और उसके बाद मैं नोट्स लिखूंगा तो उसमें आपको वो समझ भी आएगी कि वो मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, वो भी आप समझोगे। यस, ये सारी चीजें आप ठीक है। Z1 Z2, यस, अब इसका जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो -7π/6। यस, हमने जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया था, जो कन्वेंशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट वो -π to π होना चाहिए। दैट मीन्स अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो 0 to -π से रिप्रेजेंट करेंगे, और
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 0 से पाई में रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आर्गुमेंट जो आ रहा है -7 पाई बाय 6, -7 पाई बाय 6 यानी क्या होगा, ये चीज हुई पाई और ये बढ़ेगा, ये होगा -7 पाई बाय 6। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लीकेशन है, इसका कोरोस्पॉन्डिंग जो मुझे पॉइंट मिला वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिला। सेकंड क्वाड्रेंट में मिला तो ये चीज 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। तो यस, ये चीज 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट लेकिन यहाँ पे ये चीज तो -7 पाई बाय 6 दैट इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे अगर फिर जो एडजस्टमेंट आइदर यू कैन एड 2 पाई या आप उसको सब्सट्रैक्ट करते हो 2 पाई, वो चीज आनी चाहिए। और वी नो दैट 2 पाई के इंटरवल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट्स होती है, ओके। किसी भी एंगल में अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो हम वहीं पे ही आते हैं। तो यस, यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए एक्चुअली ये चीज होनी चाहिए, ये पाई और यहां से पाई बाय 6 जा रहा है। तो यस, यहाँ पे में जो एंगल आ रहा है वो आर्ग्यूमेंट, वो जो हमने कन्वेंशन एक्सेप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि -7 पाई बाय 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा यहां से, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस नंबर में आइदर एड 2 पाई या तो -2 पाई। बस इस तरह से करना है। 2 पाई क्यों ऐड करना है और -2 पाई कब ऐड करना है, तो ऐसा ऐड करके हम उस नंबर को जो एक्सेप्टेड कन्वेंशन है उस हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट हम ला सके, ओके। तो यहाँ पे और एवरी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट इट्स वैल्यू एट द इंटरवल ऑफ 2 पाई। दैट मींस हमको ये पता है cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x और sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x n बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐड करेंगे तो वही सेम वैल्यू मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज करना है। 4 cos में यहाँ पे 2 पाई ऐड कर रहा हूं, 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 प्लस i साइन 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 4 cos, ये होगा cos 5 पाई बाय 6 प्लस i साइन 5 पाई बाय 6, ओके। और आप वेरीफाई करोगे तो यस, ये एंगल 5 पाई बाय 6 होगा ही, क्योंकि यस -7 पाई बाय 6 पाई यानी ये पाई बाय 6 से पाई में से पाई बाय 6 आप एक्सक्लूड करोगे तो 5 पाई बाय 6 आएगा। ये एक्चुअली उसका करेक्ट आंसर है। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट शुड बी बिटवीन -पाई टू पाई, ओके। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट निकल जा रहा है वो उस रेंज के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो वो लाने के लिए मैं 2 पाई और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल में 2 पाई का मल्टीपल ऐड करता हो तो उसकी वैल्यू रिपीट्स होती है, ओके। सो उस हिसाब से ये चीज हम लिख पाएंगे। सो ये चीजें हमें समझनी है, ओके। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो डू Z1 by Z2। राइट नाउ देयर इज नो पावर, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूं। ये हम देख लेते हैं ये इसका डिवीजन भी किस तरह से करना है, ठीक है। नाउ Z1 by Z2, Z1 मेरे पास है 2 e raised to minus I 5 पाई बाय 6 और Z2 है मेरे पास 2 e raised to minus I पाई बाय 3, 2 कट हो गया, 1 e raised to I पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6, 1 e raised to I 6। ये चीज मुझे मिलेगी, यस 2 पाई माइनस 5 पाई, यस 1 e raised to I
-3π/6 1 e⁻³ 2 e⁻² I -π/2. ओके, नाउ इसका आर्ग्यूमेंट है -π/2, दैट मीन्स इट्स अ प्योरली इमेजनरी, नेगेटिव इमेजनरी नंबर. ओके, यहाँ पे ये 1 e⁻⁻I π/2, यस इट्स अ प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर. ये चीज बनेगी और इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे. ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें हैं. ओके, सो बस यहाँ पे, और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो -π से π के रेंज में है, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे Z1 इंटू Z2 में जो आर्ग्यूमेंट आ रहा था -7π/6, वो -π से π की रेंज में नहीं आ रहा था, या इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में ये रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से π के बीच में आएगा. इसके लिए यहाँ पे मुझे 2π ऐड करना पड़ा. ओके, सो ये चीजें है. इसके ऊपर से एक जस्ट मैं नोट यहाँ पे लिख लेता हूं, जस्ट दैट इज एन इम्पोर्टेंट नोट. यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं 2k π वेर k इज इक्वल टू 0, 1 और -1. जैसे यहाँ पे ये चीज मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k π. 2k का मतलब यहाँ पे आपको समझ आ गया. Z1 इंटू Z2, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आर्ग्यूमेंट उसके -π के रेंज में नहीं है, उस वैल्यू के बीच में नहीं है. उसको लाने के लिए 2π मैंने ऐड किया, तो यस अकॉर्डिंगली आप 0 लोगे तो जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे 0. यस, ऐड करना है 2π तो 1, सब्सट्रैक्ट करना है तो -2π. यस, इसमें से कोई भी एक चीज आपको मिल सकती है. ओके, नेक्स्ट आपके पास दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k π, where k is equals to 0, 1 and -1. थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z raised to n, जस्ट उसका n पता है. यहाँ पे ये चीज होगा 1 minus I raised to 5, तो उसका आर्ग्यूमेंट दैट इज नथिंग बट n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k π where k is equals to 0, 1 or -1. And fourth argument of Z bar is equals to minus argument of Z. क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आर्ग्यूमेंट से नेगेटिव अपोजिट होगा, साइन में ये चीज होगी, वो आप वेरीफाई कर सकते हो. बाकी अदरवाइज ये तीन चीजें आप इस तरह से लिख सकते हो और इस तरह से याद रखना है. और यस, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें है, वो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है. और एग्जाम्पल दिखा के उसके ऊपर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो जो कंडीशंस आ रही, उसके बाद में आपको ये नोट लिख रहा हूं. ये नोट से आपको ये समझ आ जानी चाहिए प्लस 2k π में क्यों कर रहा हूं. ओके, इनकेस जो आंसर मिल रहा है, आंसर में जो आर्ग्यूमेंट है वो -π और π के बीच में नहीं है, तो उसको यस उसमें लाने के, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन, आर्ग्यूमेंट उसमें होना चाहिए. उसमें आइदर हमको 2k कुछ ऐड नहीं भी करना पड़ेगा, ये केस में कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ा, यस यहाँ पे 2π ऐड करना पड़ा, या तो इस तरह से और भी कोई भी कंडीशन आ सकती है जिसमें से मुझे 2π सब्स्टिट्यूट, क्योंकि थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वहां पे 2π हम सब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उस तरह से आंसर ला सकते हैं. बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, ये तो हमने एग्जाम्पल के इसके ऊपर से लिखे हैं. ये Z raised to n, दैट मीन्स Z n टाइम्स, दैट मीन्स हर एक का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो n टाइम्स ऐड होगा. सो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, इस तरह से हम लिखते हैं. और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट वो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की अपोजिट साइड होगी। ओके, सो यस, ये चीजें आप लिखिए ध्यान से। देखिए आज मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ बिकॉज नाउ पावर की वजह से थोड़ा परेशान भी हुआ हूँ। आज के लिए इतना ही रखते, इसमें मुझे और एक चीज भी ऐड करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना।